गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सत्यप्रकाश कश्यप श्री राम तकनीकी संस्थान जांजगीर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने हमारे पिछले सभी वीडियोस को देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस। तो मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में, स्टोरेज यूनिट के बारे में, स्टोरेज एक्सेस के बारे में, और इन सभी की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में हम जितना भी डाटा इनपुट कराते हैं या फिर प्रोसेस होने के बाद जो भी नया डाटा प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, उसको हम स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, 10 साल के लिए, आप कितने समय के लिए भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को स्टोर कर रख सकता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता जैसे जैसे हम कंप्यूटर के युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जो इसकी आवश्यकता, इसके स्टोरेज के कारण ही इसकी आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। पहला कारण, सारे जितने भी आप ऑफिसेज देखेंगे, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सारे के सारे अपने जो डाटा को ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करने का कारण ही यही है कि अगर हम सारी चीज़ को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन कर दें तो सारा डाटा कंप्यूटर में रहेगा। ठीक है, तो हमारे ऑफिस पे अननेसेसरी एक लोड नहीं बढ़ेगा अधिक से अधिक पेपर वर्क करने का और पेपर डॉक्यूमेंट को रखने का। ठीक है, दूसरा, आप अगर किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में अगर किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं तो आप उसको एक क्लिक में जहाँ पर भी स्टोर हो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा, इससे आपके टाइम की बचत होगी। जबकि अगर आप किसी कागज़ को अपने घर में रखते हैं, अगर आपने कहीं गलती से भूल गए कि आप कहाँ रखे हैं, तो आप उसको खोजते खोजते आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आपको वो कागज़ नहीं मिलेगा। जबकि अगर एक डाटा जो आपका ऑनलाइन आपके किसी भी कंप्यूटर में स्टोर है, तो आप उसको सिर्फ एक बार अपना ID या पासवर्ड जो भी है वो डालकर एक बार एक्सेस करके उस डाटा को निकाल सकते हैं। तो अगर हम सीधी सी बात कहें तो अधिक से अधिक डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को बहुत ही तेज़ी से एक्सेस करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए हम स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेन और जो हमारा मेमोरी है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो ब्रेन और मेमोरी में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ब्रेन और मेमोरी दोनों ही स्टोरेज का ही काम करते हैं। ठीक है, पर दोनों का सबसे प्रमुख पॉइंट है, अगर हम किसी चीज़ को ब्रेन में रखते हैं तो एक समय सीमा के बाद हम उसको भूल जाते हैं। अगर हम उसको बार बार एक्सेस ना करें तो हम एक समय सीमा के बाद भूल जाते हैं। जैसे हमारे बचपन में किए हुए कार्य हमको बहुत सारे याद रहते हैं, पर बहुत सारे हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, जस्ट इसी के कंपेयर आप देखेंगे, अगर किसी डाटा को आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी आप निकालिए, वो एज इट इज़ आपको वैसा ही मिलेगा। एक बच्चे का आप वीडियो बनाइए और उसको कंप्यूटर में सेव कर दीजिए, और एक बच्चे के वीडियो को आप याद करके रखिए। आप जो याद करके रखे रहेंगे, एक समय के साथ आप भूल जाएंगे, या उसको वो कहीं ना कहीं वो याद आपको धुंधला हो जाएगा। जबकि अगर आप उस वीडियो को कंप्यूटर से निकालिए, वो एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, दूसरा, कंप्यूटर में आप जो भी जो डाटा स्टोर करते हैं वो परफेक्टली स्टोर रहेगा। ठीक है, अगर आपने 7,925 रुपये स्टोर किए हैं तो आपका कंप्यूटर जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो 7,925 रुपये ही दिखाएगा। जबकि 2 महीने बाद आपसे अगर पूछा जाए कि वो कितना अमाउंट था, तो आप कहेंगे अराउंड 7,000। ठीक है, ना ही आप 925 कहेंगे, ना ही कुछ और। 7,925 तो आप गलती 25 तो आप याद ही नहीं रखेंगे, आप अधिक से अधिक 7,900 कहेंगे, लेकिन 7,925 नहीं कहेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर आप बोल देंगे कि 7,000 के लगभग था। ठीक है, तो ये होता है ड्रॉबैक एक इंसान के मस्तिष्क में और एक कंप्यूटर के जो स्टोरेज में। ठीक है, तो ये था हमारा जो बेसिक अंतर था। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, डाटा एक्सेस मेथड। ठीक है, सॉरी, स्टोरेज इवोल्यूशन यूनिट। ठीक है, स्टोरेज इवोल्यूशन यूनिट मतलब जिस तरीके से अगर हम कोई राशन का भी अगर सामान खरीदते हैं, है ना, तो वहाँ पर उसको मापने की एक इकाई होती है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज को मापने की भी इकाई होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, जैसे 1 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, और यहाँ से फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं 1024, इसको शॉर्ट फॉर्म में किलो बाइट को
केबी भी बोल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 मेगाबाइट और 1024 MB। मेगाबाइट को शॉर्टकट में MB कहते हैं। तो हम इसको 1 गीगाबाइट, ठीक है, और 1024 GB इज इक्वल टू 1, ठीक है, टेराबाइट और 1024 इसको TB कहते हैं शॉर्टकट में, इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। शुरुआत में ही बस 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट है, बाकी सब में हमने 124 का यूज़ किया है। 124 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। इधर और आगे भी है, जेटाबाइट, ठीक है, तक है, परंतु बेसिक जो हम सामान्य रूप से यूज़ कर रहे हैं वो अभी टेराबाइट तक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक स्टेप आगे पेटाबाइट तक बताया है, ठीक है। तो ये है स्टोरेज इवोल्यूशन यूनिट। इन यूनिट का यूज़ करके आप मेमोरी को माप सकते हैं, ठीक है। जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डाटा एक्सेस मेथड, ठीक है। डाटा एक्सेस मेथड ये क्या होता है? कंप्यूटर में जो स्टोर डाटा को हम किस तरीके से उपयोग करेंगे ये कहलाता है डाटा एक्सेस मेथड, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा डाटा एक्सेस मेथड क्या होता है। डाटा को हम किस तरीके से उपयोग में लाते हैं, तो उपयोग में लाने के 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट, दूसरा सीक्वेंशियल और तीसरा इंडेक्स सीक्वेंशियल। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट मतलब ये होता है, ये आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, और यहाँ पर हमारे ABCD जो भी डेटा हैं वो पूरे स्टोर हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे एक सॉन्ग है या फिर एक डाटा है जिसको रेंडमली क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है। तो मैं सीधे अपने माउस को लेता हूँ और उसके कर्सर से उसको डबल क्लिक करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक फाइल है एक्सेल की, ठीक है, और इसको डबल क्लिक करके क्लिक करता हूँ, वो फाइल सीधे मेरे विंडो पर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सेस है वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सेस, जहाँ पर हमको सीधे उस डाटा पे जाने को मिलता है और उस डाटा को सीधे हम ओपन कर सकते हैं, हमको कहीं पर वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला जो एक्सेस है वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सेस। हमेशा याद रखिएगा, वह एक्सेस जहां पर आप सीधे जाकर डायरेक्ट डाटा को क्लिक करते हैं और वो डाटा ओपन हो जाता है या प्ले होना शुरू करता है, ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। दूसरा कहलाता है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, सिक्वेंशियल, ठीक है, सिक्वेंशियल। तो सिक्वेंशियल में क्या होता है जब भी हम किसी डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको उसके शुरुआत के डाटा को पढ़ते हुए जाना पड़ता है, ठीक है, पढ़ते हुए जाना पड़ता है, और जब तक शुरू के डाटा खत्म नहीं होंगे हम सीधे उस डाटा पे नहीं जा सकते। आपने देखा होगा कि एक कैसेट आता था, कैसेट में रील होते थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको 14वें नंबर का गाना सुनना है तो आपको 13वें नंबर तक के रील को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन होता था हमारे डेक में या हमारे कंप्यूटर में, जो बड़े बड़े कैसेट्स का हम यूज़ करते थे पहले, उनको हमको बहुत रफ्तार से आगे फॉरवर्ड का बटन दबा के आगे बढ़ाना पड़ता था। जब वो आगे बढ़ जाते थे सीधे हम उस गाने पे आते थे, पर हमको डायरेक्ट एक्सेस करने की सुविधा नहीं मिलती थी। आगे बढ़ाना भी एक प्रकार से एक्सेस करना होता था। उसके बाद अगर हम 13 नंबर तक के रील को आगे बढ़ा लेते हैं तब हमको 14वें नंबर पे हमको उस गाना को प्ले करने की सुविधा मिलती थी, ठीक है। तो ये कहलाता था सिक्वेंशियल एक्सेस। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस के फायदे और नुकसान, ठीक है। तो वैसे डायरेक्ट एक्सेस के नुकसान तो नहीं है, पर कुछ ड्रॉबैक हैं। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले फायदे। तो डायरेक्ट एक्सेस का सबसे बड़ा फायदा होता है इसकी गति। आप इसको सीधे एक क्लिक में ओपन करेंगे और जहां पर ये फाइल है उसको आप ओपन करके रन करा सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी में जो डेटा है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका फायदा होता है, ठीक है, बट नुकसान भी है। जैसे मेमोरी कार्ड हो गया और सीडी हो गया, ठीक है, इनमें अगर कहीं पर भी एक स्क्रैच आ गया या फिर आपका मेमोरी कार्ड डैमेज हो गया तो उसमें स्टोर पूरा का पूरा डाटा, ठीक है, पूरा का पूरा जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, और उसके रिकवरी के चांसेस ना के बराबर या हम कहें 0% तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमारा जो पूरा डाटा है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे
सिक्वेंशियल एक्सेस के फायदे और नुकसान। सिक्वेंशियल एक्सेस का नुकसान क्या है, इसके नुकसान को पहले देखते हैं। इसका नुकसान होता है इसकी गति बहुत धीमी होती है और एक कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर पाता है एज कम्पेयर टू मेमोरी कार्ड एंड सीडी ड्राइव। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है बहुत कम होता है और गति बहुत धीमी होती है। पर इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है, ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है। 1 मिनट के लिए जैसे आप कंसीडर करिए, अगर आप किसी कैसेट में कैसेट को प्ले कर रहे हैं, सडनली अगर कहीं पर जो उसमें जो लगा हुआ रील होता है वो टूट गया, ठीक है, तो उससे उसको हम दोबारा फिर से चिपका कर आगे प्ले कर सकते हैं। ये सुविधा रहती है। आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में कैसेट प्ले करने का एक जो डेक होता है वो रहा होगा, तो कैसेट में अगर एक बार रील टूट जाए तो उसको दोबारा हम चिपका कर फिर से प्ले करा पाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा नुकसान होगा कि अधिक से अधिक 1 सेकंड या 2 सेकंड का जो हमारा प्ले है वो डैमेज होगा, बाकी का बाकी हमारा डाटा एज इट इज़ बना रहता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, ये टिकाऊ रहता है, ठीक है। भले ही इसमें गति कम होती है पर ये टिकाऊ होता है, ठीक है। स्टोरेज कम होता है पर इसका जो टिकाऊपन का गुण है वो बहुत फायदे का होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट शूटिंग होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शूटिंग होता है जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करना अनिवार्य होता है, तो वहाँ पर मेमोरी कार्ड और सीडी की जगह पर टेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टेप वाले जो कैसेट्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे इसमें जो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लॉस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस। अब तीसरा हम देखते हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल। इंडेक्स सिक्वेंशियल में क्या होता है, डाटा जहां पर स्टोर होते हैं, जैसे अगर यहां पर डाटा स्टोर हैं, ABCD, तो हमने इसको नंबर दे दिया 001, 002, ये 4 नंबर दे दिया। अब मुझे कभी भी डाटा को एक्सेस करना है तो मैं सीधे ए को क्लिक नहीं करूंगा और ना ही सीक्वेंस में उसके पास जाके डाटा को एक्सेस करूंगा। मुझे जब भी अगर इस डाटा को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर एक कोड टाइप करूंगा 001, ठीक है, 002, ठीक है, 003। कहने का मतलब यह है कि मुझे जिस डाटा को एक्सेस करना है मैं सीधे उसको उसके नाम से नहीं, उसके इंडेक्स नंबर से उसको ओपन करूंगा। जैसे एक बुक में अगर हमको किसी अध्याय को ओपन करना होता है तो हम शुरुआत में लगे हुए उस पेज पे जाते हैं जहां पर उस बुक का, उस अध्याय का नंबर लिखा होता है। आपने देखा होगा जिसको हम कंटेंट कहते हैं, कोर्स कंटेंट, वहां पर बगल में उसका पेज पृष्ठ क्रमांक लिखा होता है। हम सीधे उस पेज नंबर को देखते हैं और सीधे वहां पर जाकर उस पृष्ठ को खोलते हैं तो हमको वो चैप्टर मिल जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही। और आप देखा भी होगा CD DVD में भी ये सुविधा रहता है इंडेक्स सिक्वेंशियल का। CD का आप एक बुक खरीदेंगे, एक MP3 कैसेट खरीदेंगे तो उसमें जैसे आपको 50 गाने हैं, कोई भी गाना प्ले करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से देखते हैं। जैसे हम एक MP3 प्ले करते हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि अगर मुझे 15वें नंबर का गाना सुनना है तो वहां पर उसके सामने एक नंबर लिखा होता है 203, तो हम 203 जैसे प्रेस करते हैं वो गाना प्ले होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि वो गाना उसमें कहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको जो कोड नंबर दिया गया उस कोड नंबर से वो प्ले होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडेक्स सिक्वेंशियल, ठीक है। अब हम चलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तरफ, ठीक है। यहाँ पर रैम और रोम, वैसे तो हम नॉर्मल भाषा में रैम को प्राइमरी और रोम को सेकेंडरी कहते हैं, पर हमारे बुक में ऐसा दिया गया, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि प्राइमरी स्टोरेज और फिर रैम और रोम को प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत 2 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले प्राइमरी स्टोरेज का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। बुक जो कह रहा है उसके हिसाब से, उसके बाद मैं बताऊंगा कि रैम को प्राइमरी स्टोरेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो रैम, यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज कहा गया है उस स्टोरेज डिवाइस को जिसका उपयोग कंप्यूटर, ठीक है, अपने आवश्यक कार्यों को संपादित करने के लिए करता है, ठीक है, चाहे फिर उसको डाटा रैम से लाना हो चाहे रोम से, ठीक है। तो मैं आपको बुक की भाषा में थोड़ा समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कि वह डाटा जिसका उपयोग करके आपका कंप्यूटर, ठीक है, किसी भी कार्य को संपादित करता है, ठीक है, या कार्य संपादित करने के समय उसको जिस आवश्यक डाटा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और वो जहां पर स्टोर होता है उस स्टोरेज डिवाइस को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, वह स्टोरेज डिवाइस जहां पर मुख्य रूप से डाटा स्टोर होता है और आवश्यकता पड़ने पर हमें वहां से डाटा प्राप्त होता है, वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के 2 प्रकार हैं, रैम और रोम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रैम, ठीक है। रैम का पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये पहला नाम हुआ। दूसरा नाम इसका होता है
वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। तीसरा होता है दूसरा वोलेटाइल मेमोरी, तीसरा होता है इरेजेबल मेमोरी, ठीक है, और चौथा होता है टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। सबके मीनिंग सेम ही हैं। अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहले रैम क्यों कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, ठीक है, अच्छा आप मान लीजिए आप कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, अचानक आपके मन में आया कि मुझे गाना सुनना है, तो आप जैसे इस गाना को क्लिक करेंगे, कोई भी सॉन्ग को प्ले करेंगे, तो वो सॉन्ग सीधे सबसे पहले आएगा रैम में, और रैम में आने के बाद वो प्ले होना शुरू होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैंडमली आप जो भी काम करेंगे वो उसको एक्सेस करने के लिए जो मेमोरी चाहिए होता है वो मेमोरी हमको रैम उपलब्ध कराता है, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। दूसरा, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने कोई सूचना को, ठीक है, सेव नहीं किया है, आपने सेव नहीं किया, इसका मतलब वो आपके रैम में है, और अचानक आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो आपका वो डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। पहला रैम, ठीक है, पहला नाम इसका हो गया हमारा रैम, ठीक है। दूसरा होता है वोलेटाइल, तीसरा होता है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी कहने का भी मतलब वही है, ठीक है, कि डाटा जब तक है तब तक है, आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और चौथा कभी कभी कहा जाता है टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी क्योंकि इसमें हम जो सूचना को स्टोर करते हैं वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए स्टोर करते हैं, तो ये इसका चौथा ऑप्शन है, ठीक है, अस्थायी मेमोरी, ठीक है, टेम्परेरी, और चौथा है अस्थायी, ठीक है। अब हम देखते हैं जस्ट इसके अपोजिट, पहले हम रैम के टाइप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा डी रैम, ठीक है। रैम के टाइप हैं डी रैम, एच डी रैम और, ठीक है, स्टैटिक रैम, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी रैम को देते हैं। डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। अब इसको डायनेमिक क्यों कहा जाता है? डायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायनेमिकली रैंडमली बार बार अपने आप को रिफ्रेश करता है। अब रिफ्रेश करना क्यों पड़ता है? क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर होता है उससे ये जल्दी अपने आप को फ्री करना चाहता है। तो फ्री करने के लिए चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, तो ये पुराना काम अगर हो गया तो अपने आप को तुरंत रिफ्रेश करता है। तो रिफ्रेश करने से मतलब इसको बहुत ज़्यादा इसमें समय का बर्बादी होता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा का मतलब कहने का मतलब घंटों नहीं, ठीक है। अगर ये बार बार अपने आपको रिफ्रेश करेगा तो चाहे सेकंड में ही समय बर्बाद हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम सेकंड में भी समय बर्बाद हो रहा है तो वो बहुत समय बर्बाद करता है, ठीक है। तो ये जो डी रैम है ये अपने आप को बार बार रिफ्रेश करता है, ठीक है, जिससे इसमें समय का थोड़ा सा वेस्टेज होता है और इसकी गति जो है कम होती है, ठीक है। इसको इसीलिए डायनेमिक रैम कहा जाता है। अब यहाँ पर आते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम भी अपने आप को रिफ्रेश करता है, पर ये बार बार रिफ्रेश नहीं करता। ये कंप्यूटर के क्लॉक के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करता है। मतलब जब जब क्लॉक चलेगा तब तक जो सिंक्रोनस डी रैम है अपने आप को रिफ्रेश करेगा, ठीक है। इससे जो डाटा को रिफ्रेश करने की गति है जितना डी रैम करता था उतना एच डी रैम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लास्ट में चलते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम डी रैम और एच डी रैम दोनों से कहीं कम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, जिससे इनकी जो गति है वो डी रैम और एच डी रैम से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। कहीं ज़्यादा या हम ये कहें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा स्टैटिक रैम, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ रोम की तरफ, ठीक है। पहले तो हम रोम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप ऑफ रोम में जाएंगे। रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। जो रोम है, हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो करेंट में डाटा कहाँ रहता है? रैम में रहता है। पर हमारा जब टास्क पूरा हो जाता है और हम चाहते हैं कि अब हमारा डाटा सुरक्षित हो जाए तो उसको परमानेंटली हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम जिस जगह का चयन करते हैं वो कहलाता है रोम, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। एक बार हमने डाटा को सेव कर दिया तो उस डाटा को कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी डाटा को कोई डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अस्थायी कहते हैं रैम को, पर रोम को, ठीक है, रोम को स्थायी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार डाटा आपने सेव कर दिया तो वो डाटा डिलीट नहीं होगा। आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, रैम को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, इसको परमानेंट कहा जाता है क्योंकि
इसमें जो डाटा एक बार गया तो गया, बिना आपके कमांड दिए इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, परमानेंट मेमोरी। तीसरा, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा गया है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा गया है। ठीक है, इसका कारण वही है, अगर आप सिस्टम को बंद भी कर दें, अचानक सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर डाटा सेव है तो डाटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी, ये नाम इसका सबसे प्रमुख नाम है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से रैम में डाटा को रेंडमली एक्सेस किया जाता है, वैसे रीड ऑनली मेमोरी में अगर कोई डाटा सेव है तो उसको आप रीड कर पाते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो आप उससे निकाल कर डाटा को रीड करके पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा रीड ऑनली मेमोरी। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी के 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है पीरोम। ठीक है, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। दूसरा होता है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तीसरा है ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब तीनों में बेसिक क्या अंतर है हम ये देखते हैं। पहला होता है पीरोम। तो आप सभी ने आईसी देखा होगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आप देखेंगे जो उसमें सर्किट होता है उसमें आईसी लगे होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, उन आईसी में छोटे छोटे पैर लगे होते हैं और अगली साइड से वो सोल्डिंग हुआ रहता है। ठीक है, अगर कोई आईसी एक बार डैमेज हो जाता है तो दुकान वाला हमको कहता है कि भैया इसका आईसी बदलना पड़ेगा। आप कभी भी उसके मुंह से ये शब्द नहीं सुनेंगे कि भैया मैं आपको इस आईसी को रिपेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आईसी होता है वही पीरोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जब किसी आईसी को तैयार किया जाता है तो एक बार उसमें परमानेंटली प्रोग्राम कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें स्टोर प्रोग्राम को कोई भी डिलीट नहीं कर पाता और ना ही उसमें कोई नया प्रोग्राम कभी इंस्टॉल होगा। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर एक पीरोम बनाया जाता है और उसमें जो भी प्रोग्राम डाला जाता है वो सिर्फ एक बार के लिए होता है। अगर आपका पीरोम एक बार डैमेज हो गया तो आप दूसरा पीरोम उस पीरोम के अंदर किसी प्रकार का रिपेयरिंग नहीं कर सकते। आपको सीधे उस पीरोम को रिप्लेस करके नया पीरोम लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, पीरोम मतलब एक ऐसा रोम जिसमें एक बार हमने अगर प्रोग्राम डाल दिया तो हम उसको इरेज नहीं कर पाते, ये कहलाता है हमारा पीरोम। दूसरा होता है ई पीरोम। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ये एक ऐसा रोम है जिसमें हम पैराबैग्निक किरणों का प्रयोग करके पुराने प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पैराबैग्निक किरणों का प्रयोग करके हम पुराने डाटा को डिलीट कर सकते हैं और नए प्रोग्राम या नए डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यह कहलाता है हमारा ईपीरोम। ठीक है, तीसरा है ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये एक नई तकनीक है जिसमें हम इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके डाटा को डिलीट कर सकते हैं और नए डाटा को इंस्टॉल कर सकते हैं। यह कहलाता है हमारा ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी।